बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये CHM 621 स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है। 621 के अंदर दो से और भी कोर्स के हैं और उसमें से एक ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक है और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और शायद लेक्चर 3 भी, जो कि इस की दोहराई होगी। ये क्लासेस हो चुकी। आपको मैंने बुक का भी बताया था, ब्रायन स्मिथ की बुक है। मैं कोशिश में हूँ कि वो बुक मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं से मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। तो इसका एक चैप्टर 9 मैंने आपसे कहा था, बेसिकली वो बहुत ज्यादा मैंने इस कोर्स को कवर करेगा। वो आप लोगों ने उम्मीद है कि हासिल कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। इसका फ्रंट था वो कुछ, उसकी मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये इस तरह का इसका फ्रंट था, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात यह थी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कह रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम तो थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ चुके हैं, जिसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो बात यह है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारे अजम्पशन किए थे, क्योंकि वो बड़े मैक्रो लेवल की बात हो रही थी, बड़े लेवल की बात हो रही थी। लिहाजा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस की, डील्स की। इससे पहले जो कुछ पढ़ा वो दैट वाज मैक्रोस्कोपिक एंड बिग स्केल। तो जब हम बिग स्केल की बात करते हैं तो छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की अपनी जात है, उनकी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं जब हम बड़ी स्कोप पे बात करते हैं। मैंने शायद मिसाल भी दी थी कि अगर हमें किसी मजमे के लिए फैसला करना होगा तो किसी एक शख्स की आदत को हम सामने नहीं रखेंगे, हम उमूमी मिजाज को सामने रखेंगे। तो इसी तरह उस वक्त भी जो है उमूमी मिजाज को सामने रखा गया और इनफरादी मिजाजों को नजरअंदाज किया। इनफरादी मिजाज से मुराद मॉलिक्यूलर लेवल पर जो भी एट्रीब्यूट से मॉलिक्यूल्स के, उनको नजरअंदाज किया गया और उसकी जरूरत थी। और उसकी बुनियाद बड़े बड़े जनाब सिस्टम बने, इंजन्स बने और बड़े बड़े काम हुए, बड़ी बड़ी यानी दरियाफ्तें हुई। अब मॉलिक्यूलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो फिर अब वो जो हम चीजें नजरअंदाज कर चुके हैं वो मामला अब मुनासिब नहीं रहता, क्योंकि हम बड़े लेवल पे बात कर रहे थे तब तो हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ही थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना चाहे, मॉलिक्यूल की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना चाहे, तो वो जो नजरअंदाज किया हुआ मामला है, नेग्लिजेंस है, वो अब वैलिड नहीं है। वो अब उसको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे उसको कंसिडर करना होगा उनके एट्रीब्यूट्स को, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के, तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल की थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। और उसी में साथ साथ चलते चलते आगे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा डिस्कस हुआ था। ये एक मिसाल मैंने दी थी। एक शख्स है आप में से कोई जिसको भिंडी पसंद नहीं है और मैं आज सबकी दावत कर दूं, शायद आपको याद हो, पता नहीं भिंडी की बात आई थी या किसी और की बात थी, लेकिन चले मेरा अगर दिमाग खराब हो गया और मैं आपकी सबकी पूरी क्लास की दावत कर दूं और आप में से एक शख्स ऐसा है जो भिंडी पसंद नहीं करता, तो अब मैं बहुत अच्छी भिंडी बना सकता हूं, खिला सकता हूं आप लोगों को। तो अब मैं भिंडी का आइटम ना रखूं तो, क्योंकि एक आदमी को भिंडी पसंद नहीं है, तो शायद मैं कुछ भी ना रख सकूं कि हर आदमी को कुछ ना कुछ तो पसंद नहीं भी ना पसंद होता है। इसलिए फिर क्या होता है, नहीं जनाब, मुझे पता होने के बावजूद कि फलाना शख्स को भिंडी बहुत नापसंद है, सख्त नफरत है, भिंडी को देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं भिंडी का एक आध आइटम रख लूंगा, क्योंकि जी मैं तो सबकी दावत कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसी अकेले शख्स की दावत करूं और भिंडी पका के सामने रख लूं तो ये जरा नामुनासिब बात होगी। अब मुझे उसके मिजाज का ख्याल करना पड़ेगा, वरना किसी को भिंडी नापसंद हो तो हम उसको तली हुई भिंडी, भुनी हुई भिंडी, उबली हुई भिंडी, दूसरी चीजों के साथ मिला के भिंडी और गोश्त में भी भिंडी बना के दे दूं तो वो तो बेचारा चिढ़ जाएगा और वहां से भाग जाएगा, आइंदा कभी भी तशरीफ नहीं लाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर हमने चीजों को नजरअंदाज जो किया है, अब उन्हें खातिर में लाना पड़ेगा। इस वजह से ये पूरा एक मजमून अलग से पढ़ना पड़ जाता है। अब क्योंकि एनर्जी लेवल के साथ इसका ताल्लुक है, एनर्जेटिक्स के साथ ताल्लुक है, दूसरा कोर्स भी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका भी इससे कुछ ना कुछ लिंक बनता रहता है। तो क्योंकि हमें स्पेक्ट्रास देखने होते हैं, मॉलिक्यूलर एट्रीब्यूट्स स्टडी करनी होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है, तो ये हम स्पेक्ट्रम से कर रहे होते हैं। स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर लेवल है और मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स का इसमें बहुत ज्यादा इससे ताल्लुक है। अगली बात के एक कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन का, ये भी हमने तफसील से डिस्कस किया। क्वांटाइजेशन क्या है कि एक मखसूस एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी अगर मिलेगी तो वो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो कम पे तो नहीं होता, ऐसी बात है, और ज्यादा पे तो काम हो जाना चाहिए। मैंने शायद मिसाल दी थी या पता नहीं कोई और मिसाल दी हो कि आप एक जूता खरीदने मार्केट जाते हैं, वो जूता 1000 रुपए का है और आपके पास 1000 रुपए नहीं है, 800 रुपए, तो आप जूता नहीं ले सकते। ये बात तो समझ में आती है।
लेकिन अगर आपके पास 1200 रुपए हैं तो आप जूता ले सकते हैं और 200 रुपए और बच जाएंगे आपके। आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं भाई मैं तो 1200 लेके आया था और लिहाजा मैं तो 1200 पे जूता खरीदूंगा, 1000 वाला नहीं खरीद सकता। तो ऐसा नहीं है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन क्वांटाइजेशन इसके बरखिलाफ बात है कि अगर आपने एनर्जी कम दी तो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी और ज्यादा दी तब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर मखसूस एनर्जी जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे तो वही एब्जॉर्ब होगी और वही पहचान होती है उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल का डिफरेंस ही पहचान होता है। इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और मैंने मिसाल शायद ये दी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आजकल तो मार्ट का जमाना है, शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, तो हम जब शॉपिंग, आम किरियाना की दुकानें अब कम हो गई हैं या है वो भी, लेकिन अब तबीयत चलती है कि जी वो शॉपिंग मॉल में जाके हम रेड़े चलाएं, तो वहां जाते हैं, रेड़ा चला रहे होते हैं, तो अब हमें चाहिए 2.5 किलो चीनी। अब उनके पास जनाब 5 किलो का पैकेट है और 1 किलो का पैकेट है। तो हम कहेंगे जी मुझे तो हलवा बनाना है, 2.5 किलो हमारी रेसिपी के मुताबिक चीनी चाहिए। तो वो कहेंगे जी या तो आप 5 किलो का बैग ले जाएं या 1-1 किलो के 3 बैग ले जाएं। हम कहेंगे नहीं भाई मुझे तो 2.5 किलो चाहिए, मैं आधा किलो ज्यादा क्यों लूं? कहें जी हम आपको आधा किलो अलग से नहीं दे सकते, यानी आप दे दें हमें आधा किलो करके। कह रहे नहीं जी हम ऐसे नहीं दे सकते, हम आपको 3 किलो। क्यों? क्योंकि वो एक पैकेट की वैल्यू हो गई ना। और आम परचून की दुकान पे, किरियाना की दुकान पर पैकेट नहीं होता, वो बिल्कुल खुली हुई चीनी होती है। वो तो आप आधा किलो छोड़ो आधा पाव भी ले लेंगे वो आपको दे देंगे। 5 रुपए की भी मांगेंगे तो शायद वो आपको दे दे, आपकी गुर्बत को देखकर, आपकी कस्मा पुरसी को देखकर। लेकिन आधा किलो चीनी ये बड़े मार्ट वाले नहीं दे सकते। आप नहीं साहब वी आर सॉरी, आप या तो 3 पैकेट ले जाएं 1-1 किलो के, या ये 5 किलो का पैक ले जाएं, बाकी आप कहीं और इस्तेमाल कर दें। तो वजह क्या है कि वो पैकेट है। तो लाइट भी जो है ना वो उसकी नेचर क्या है, पैकेट्स की है। फोटोन जिसे कहते हैं ना, तो फोटोन और क्वांटा, इसमें कंपोज ऑफ क्वांटा मीन पैकेट। पैकेट इसलिए कहा गया कि पैकेट की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अगर आप उस 1 किलोग्राम चीनी के पैकेट को खोल देंगे आधा किलो लेने के लिए, तो अब उसकी जो पहचान है, उसकी जो इंटीग्रिटी है वो खो जाएगी। अब आप उसको दोबारा बोलेंगे जी वापस करने आए तो नहीं साहब ये तो खोल दिया आपने, अगर ये बंद होता तो हम वापस ले लेते, ये तो खुल गया। या कोई और उसको खरीदना चाहे और जब आए देखा नहीं इसमें तो खाली सुराख भी क्यों ना हो जाए, तो लोग नहीं खरीदते। आप लाख समझाएं कि जी ये तो पूरी 1 किलोग्राम चीनी आप तोल लें, देख लें कि नहीं यार इसमें सुराख हो, इसका पैकेट खराब हो गया। तो लिहाजा क्वांटाइजेशन का फिनोमेना यही है। पैकेट्स में जब आता है तो अब आपको 2.5 किलोग्राम चाहिए, तो 5 किलोग्राम भी काम नहीं कर रहा, 1 किलोग्राम भी काम नहीं कर रहा है ना। यानी आपका सौदा बनेगा नहीं, इल्ला ये कि आप आधा किलो चीनी जाया करें या 2.5 किलो चीनी जाया करें। तो यही कॉन्सेप्ट जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, क्वांटाइजेशन जिसे कहते हैं। अब एनर्जीज जो मॉलिक्यूल्स में होती है, हमने इसकी भी बात की थी, और उसमें हमने पूछा था जी मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट मॉलिक्यूल की ऑन द होल मूवमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं 3 डायमेंशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, आगे इसकी बात आ जाएगी। तो वो ट्रांसलेशन मोशन यानी मूवमेंट ऑफ होल मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल चल रहा है, सफर कर रहा है, तो वो ट्रांसलेशन एनर्जी थी। और दिस इज द मोस्ट कंसिडर्ड एनर्जी के से मुराद के इलेक्ट्रिक नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, माशाल्लाह बिजली तो वैसे ही नहीं जाती आजकल। तो के जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो है वो बेसिकली है क्लासिकल थर्मोडायनामिक की पूरी बेसिस ही काइनेटिक एनर्जी पर है। अल्लाह का शुक्र है काइनेटिक एनर्जी का पर है, के पर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की बेसिस के ऊपर एनर्जी जो है वो पूरी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की इवैल्यूएट की जाती है। लेकिन मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक्स इज नॉट ओनली ऑफ काइनेटिक एनर्जी, साथ साथ मॉलिक्यूल्स रोटेट भी करते हैं। अभी हम आगे देख लेंगे एनिमेशन में, आपको मैंने क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे होते हैं, उनकी रोटेशन की भी एनर्जी होती है। और मोन एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक एटम वाला जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे आर्गन है, जीनॉन है, जो जितने नोबल गैसेज हैं ये मोन एटॉमिक होते हैं। इसके अलावा जो है मेटल्स जो होते हैं वो भी मोन एटॉमिक होते हैं, इनमें रोटेशन नहीं होती। रोटेशन हमेशा किसी पॉइंट के क्रॉस होती है ना, इसके अतराफ में होती है। तो यहाँ पर जो मसला ये है कि रोटेशन जो है वो तो अकेला ही मॉलिक्यूल है, तो कुछ दूसरी कोई चीज ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली रोटेशन उसकी रोटेशन मोशन कहलाती है। पूरा मॉलिक्यूल किसी चीज के अतराफ रोटेट कर रहा है, दैट इज नॉट रोटेशनल मोशन। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अंदर रोटेशन हो, तो इसलिए मोनोटॉमिक में नहीं होती, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में रोटेशन हो जाती है। तीसरी एनर्जी की फॉर्म जो है वो मॉलिक्यूल्स में वो वाइब्रेशन मोशन है, वाइब्रेशन एनर्जी है। ये भी आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड का सुकड़ना फैलना या बॉन्ड का बेंट होना,
ये सब का सब मैंने आपको शायद वाटर मॉलिक्यूल की मिसाल दी थी, अपने हाथों को फैलाकर कि जो है किस तरह वाटर मॉलिक्यूल में H और O के बॉन्ड लेंथ कम होती है, फैलती है, वेविंग होती है, बेंडिंग होती है, ये सब वाइब्रेशंस कहलाती हैं। अब हम इस एनिमेशन में देख लेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है जो मुख्तलिफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो है ये मूव करेगा, और इस मॉलिक्यूल में ये देखें आप, ये सारी मोशंस कर रहा है। अब इसी तरह ये ट्रांसलेशन मोशन है। अब ये ट्रांसलेशन मोशन जो ये मॉलिक्यूल कर रहा है, तो अब इस ट्रांसलेशन मोशन में इस मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये इसमें ट्रांसलेशन मोशन जब आपने देखी, मैं इसको दोबारा चला के बता दूंगा, तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन है इसमें पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना, ये देखें ना, ये पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है और नीचे वाइब्रेशन मोशन में वाइब्रेट कर रहा है। ये देखिए आप, अब ये मॉलिक्यूल किस तरह, देखिए आप, मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब ये देखें ये मॉलिक्यूल किस तरह से बहुत सारे मूवमेंट एक साथ कर रहे हैं, और ये देखिए मुख्तलिफ मूवमेंट, यानी वाइब्रेशन रोटेशन सब इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये देखें कि इसके अंदर ये जो मोशन है, इसमें ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर जो है यहाँ ये ट्रांसलेशन मोशन है, पूरा मॉलिक्यूल आप इस पर अगर गौर करें, पूरा मॉलिक्यूल ऑन दी होल मूव कर रहा है, ठीक है। और जबकि नीचे जो सेकंड वाला है रोटेशनल मोशन, ये देखिए किस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है। और जबकि वाइब्रेशन मोशन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें बॉन्ड का सिकुड़ना, फैलना और मजीद ये कि बैंड होना। तो ये पूरी मॉलिक्यूलर मोशन इस तरह से, ये अब एक पूरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसे देखते हैं तो ये सारी मूवमेंट इकट्ठे हो रही होती है। देखें मॉलिक्यूल्स किस तरह से वाइब्रेट, रोटेट और फिर ऑन दी होल मूव भी कर रहे होते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं और उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, किस तरह से। तो ट्रांसलेशन एनर्जी जो फिजिसिस्ट ने कैलकुलेट करके बताई कि ट्रांसलेशन एनर्जी जनाब इस तरह से, H ब्लैंक कांस्टेंट है, M मास ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल है, और L वो लेंथ है, जो वो फासला है जो कि मॉलिक्यूल कवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में स्ट्रेट लाइन के अंदर। NX, NY, NZ बेसिकली ये क्वांटम नंबर है और ये कोऑर्डिनेट है, बताते हैं, ये ऐसी मतलब क्वांटम नंबर पोजीशन बताता है, जैसे NLMS जो है पोजीशन बताते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसी तरह ये NX, NY, NZ बताते हैं कि X कंपोनेंट क्या होगा जहां पर मॉलिक्यूल है, Y क्या है और Z क्या है। इसी तरह रोटेशन एनर्जी के जो मालूम की लोगों ने, रोटेशन एनर्जी के जो फिजिसिस्ट ने इक्वेशंस निकाल के बताई वो ये है, E रोटेशन इक्वल्स टू H स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और J जो है क्वांटम नंबर है, यानी कौन सा लेवल है रोटेशन एनर्जी का, ये J है, J0, 1, 2, 3 होता है। तो I को हम इस तरह निकालते हैं, यानी ऐसी बात है, रोटेशनल मोशन है ना, तो एंगुलर मोमेंटम होता है इसके अंदर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह मास इनटू और जो जिस रोटेशन का जो एक्सिस है उसका जो रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है, उसका स्क्वायर, ये तमाम मास इसके मिला के ऑन दी होल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। और इसकी रीजनरेसी क्या होगी, 2J+1। रीजनरेसी क्या होती है कि एक ही एनर्जी पर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी मखसूस माहौल में आने के बाद वो एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि T2G EG जो थे वो d ऑर्बिटल के अंदर, वो मेटल आयन के ऊपर तो एक साथ ही 5 के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन जब लिगेंड करीब आता है और एक मल्टीप्युलर ज्योमेट्री अरेंज होने शुरू हो जाती है तो 3 अलग हो जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, T2G इसकी एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये क्या हुआ, डीजेनरेसी रिमूव हो गई। तो नंबर ऑफ डीजेनरेसी कैसे निकालेंगे, 2J+1, यानी क्वांटम नंबर यहाँ रख देंगे तो डीजेनरेसी आ जाएगी। वाइब्रेशन एनर्जी की फिजिसिस्ट ने जो इक्वेशंस एवेल्युएट करके बताई है, जो हमने इस्तेमाल करनी है आगे, वो ये है, जिसमें V जो है ये क्वांटम नंबर है और ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया कर रहा है। एक मजेदार बात यह है कि ये भी पहले भी डिस्कस हुई कि अगर हम V क्वांटम नंबर है, इसको 0 ले लें यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल पर, तो फिर भी ½ H न्यू एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को जनाब 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, यानी 0 ग्राउंड लेवल पर भी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होती है और वाइब्रेशन एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर, तो इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। क्वांटम नंबर N, J और ये V जो है क्वांटम नंबर्स हैं। और टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी जनाब, जैसे भी बात हुई, वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होगी जो कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहता है, अब रोटेशनल और वाइब्रेशन एनर्जी भी शामिल होगी। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम या मॉलिक्यूल अब इस तरह मालूम की जाएगी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं कि ये जो डार्क मोटी लाइन बनी हुई है
ये वाइब्रेशन ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर वाइब्रेशन का फर्स्ट एनर्जी लेवल है और इसके इसी तरह ये किसी और फॉर्म का ग्राउंड है फर्स्ट लेवल है। सिर्फ इतना बताना मकसूद है कि एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर कई सारे रोटेशन एनर्जी लेवल आते हैं। रोटेशन एनर्जी लेवल कम होते हैं वाइब्रेशन में, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो गैप दिखाया जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन हमने 631 के जो कोर्स में स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं ना, तो वहां हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बेसिकली ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, वो भी साथ साथ चल ही रहा है। तो अभी हम तो बात कर रहे हैं वो तो इसी की तरह है। अब जो ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूस होते हैं, वो इस तरह गैप नहीं होते, बिल्कुल लगातार होते हैं, यानी एक के बाद एक दूसरा एनर्जी लेवल है, सिर्फ कंटिन्यूस कहते हैं। जबकि रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। इन दोनों का भी अगर हम मवाजना करें रोटेशन और वाइब्रेशन का, तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल ज्यादा डिस्क्रीट होते हैं, ये देखें इतनी दूर दूर है, एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, रोटेशन एनर्जी लेवल के मुकाबले में इनके अंदर डिजनरेट लेवल्स कम होते हैं, यानी इनका फासला इनके मुकाबले में कम होता है। तो ये आज पूरी बात थी जो फिजिसिस्ट ने हमें इवैल्यूएट करके दी कि जी अब एनर्जी इस तरह से मालूम होगी, अब पुराना निजाम ही चलेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी बेसिकली वो ट्रांसलेशन एनर्जी है और वही आपकी पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी है। जब आप मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, सम होगी। ये समेशन का निशान है, सम करना किसका, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इसकी एनर्जी क्या है मल्टीप्लाई अगर कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेवल में मौजूद, दूसरे एनर्जी लेवल पर इसकी एनर्जी क्या है, टोटल मॉलिक्यूल कितना मौजूद है। फर्स्ट करें 10 मॉलिक्यूल है एक सिस्टम में, एक ग्राउंड पर है और 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर है और बाकी बचे 7 वो थर्ड स्टेट पर हैं। तो हमें फर्स्ट की एनर्जी को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस दूसरी एनर्जी को 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उन सबको जमा करेंगे तो टोटल सिस्टम की एनर्जी पता चल जाएगी। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें जो ना ये डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की। अब ये मैंने आपको मिसाल दी कि एक ग्राउंड पर है, 2 एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड पे और 7 हाईएस्ट एक्साइटेड पर है। अगर ये तरतीब हम बदल लें कि नहीं जी 7 ग्राउंड पर है और 2 एक्साइटेड पर है फर्स्ट एक्साइटेड पर, एक सिर्फ हाईएस्ट एक्साइटेड पर है, तो एनर्जी का टोटल एनर्जी का नंबर ही चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज होगी। ज्यादा अरेंजमेंट्स का मसला है। अब अरेंजमेंट का मसला इसका मतलब है कि जनाब हमें शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में जब वैसी जहन में स्टैट्स आता है, आपने स्टैट्स पढ़ा होगा, फौरन कॉइन का उछालना आ जाता है, जैसे कोई मैच होने वाला है तो ये कॉइन टॉस किया गया है एक मरतबा। तो अब हम ये कॉइन जो है ना, ये कितनी तरह से आप फर्ज करें 2 मरतबा कॉइन टॉस किया गया, ठीक है, एक दफा किया गया फिर दोबारा किया गया। अब 2 मरतबा कॉइन टॉस किया गया तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे वो 4 तरह के आ सकते हैं। एक तो ये कि पहला हेड और दूसरा टेल आए, दूसरा ये कि पहला टेल और दूसरा हेड आए, और दूसरा ये कि दोनों हेड आए, और चौथा ये कि दोनों टेल आए। तो ये 4 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। इन चारों आउटकम्स को हम फिजिक्स की इस्तिलाह में या मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स की इस्तिलाह में या मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की इस्तिलाह में माइक्रोस्टेट्स कहते हैं, और ये हमने वहां भी पढ़ा है 631 के कोर्स में। तो ये 4 माइक्रोस्टेट्स है, इनमें से 2 माइक्रोस्टेट्स आइडेंटिकल, इनकी एनर्जी आइडेंटिकल होगी। ये देखें ना, ये जो माइक्रोस्टेट H और T आ रहे हैं, एक H और एक T आ रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी डबल है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ H एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ T। यानी दोनों T है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी भी 1 नहीं बल्कि 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, इसकी 2/4 है ना, इसकी 2/4 है। दूसरा प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, आगे भी इसका तस्करा आएगा। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालें तो एक फॉर्मूला हमने सजेस्ट किया था, क्लास में भी इसका डिस्कशन हुआ, इसको हमने आगे यूज भी किया। W नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, तो n फैक्टोरियल, मैंने आपको शायद क्लास में मिसाल दी थी कि 3 सीट्स रखी हुई है, पहली स्टूडेंट्स आए तो वो 3 स्टूडेंट कैसे बैठेंगे, हाउ मेनी वेज दे आर सिटिंग। तो पता चला जी पहले आके बैठे तो उनको बैठने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, दूसरा आके बैठे तो उसको बैठने के लिए 2 मौके मिलेंगे क्योंकि एक पहली बैठ चुकी है, और तीसरा आगे बैठे तो फिर उनको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा क्योंकि 2 पहले से स्टूडेंट बैठे हुए। तो लिहाजा 3:2:1 टोटल आउटकम्स हो। तो इसीलिए n फैक्टोरियल जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल आउटकम्स होते हैं। लेकिन उसमें से अगर हम पाबंदियां लगा देंगे कि नहीं साहब ये 2 एक साथ बैठेंगे और एक अलग बैठेगा, या तीनों अलग अलग बैठेंगे या तीनों साथ बैठेंगे, अगर हम ऐसी पाबंदी लगा देंगे
तो उस पाबंदी लगाने पर क्या होगा जनाब, नंबर ऑफ आउटकम्स जो टोटल है उससे कम हो जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए N1, N2, N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां कौन से लेवल में मौजूद से डिवाइड किया। एक सजेशन ली थी हमने, तो क्या किया जाए, अब 3 मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इस तरह की जा रही है कि जी हम कहते हैं जी 2 एक में हो ग्राउंड एनर्जी पे और एक एक्साइटेड पे हो। तो अब ये 3 मॉलिक्यूल्स एक इस तरह अरेंज हो सकते हैं कि ए एक्साइटेड पे चला जाए, बी सी नीचे आ जाए, या बी एक्साइटेड पे चला जाए और ए और सी नीचे ग्राउंड लेवल पर है, या सी एक्साइटेड पे चला जाए। अब इसके अलावा कोई तीसरी के बाद चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो लिहाजा यहां माइक्रोस्टेट्स कितनी हुई, 1 2 3 माइक्रोस्टेट कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट्स 3 हो गई। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो ये देखें कॉन्फ़िगरेशन 1 को हमने किया कि जी 3 मॉलिक्यूल से 3 फैक्टोरियल कर दिया, लेकिन पाबंदी क्या है कि एक में 1 और एक में 2 हो। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 into 2 into 1, और 2 फैक्टोरियल 2 into 1, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आउटकम्स कितने बचे, 3। तो लिहाजा देखें ना 3 ही अरेंजमेंट हो सकती है, 3 ही माइक्रोसेट हो सकती है। अगर हम ये पाबंदी लगा दें नहीं साहब हर लेवल में एक हो, तो क्या हो सकता है, ए ऊपर चला जाए, बी बीच में आ जाए, सी नीचे आ जाए, या ए अपनी जगह पे बी नीचे और सी ऊपर हो, या जो है वो यहां पर एक गलती से गायब हो गया, ए जो है वो अपनी जगह पर हो और बी ऊपर हो, सी नीचे हो। ठीक इसी तरह ये 6 अरेंजमेंट हो सकती है, किताब में भी मौजूद है मिसाल, थोड़ा अलग तस्वीर है उसकी। तो ये 6 अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है मुख्तलिफ के। अब ये 6 अरेंजमेंट हम यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये देखना चाह रहे हैं फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हो। 3 फैक्टोरियल तो वही है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 है, लेकिन पाबंदी क्या है, 1 1 1। तो नीचे तो 1 आया, तो 3 into 2 6 तरह की अरेंजमेंट, और हमने वैसे भी करके देखनी, मैनुअली भी कितनी आ रही। अगर हम पाबंदी लगा दें नहीं साहब तीनों एक ही में हो, तीनों के दोनों एक ही लेवल में हो, तो फिर कितने होंगे जनाब, 3 फैक्टोरियल, और पाबंदी क्या है 3 फैक्टोरियल, तो आउटकम कितना है 1। एक ही तरह अरेंज हो सकते हैं बस, ये तीनों एक ही में। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करेंगे, और हमने क्लास में भी डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करेंगे, और हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, और वेरिफिकेशन करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वजह से। अल्लाह हाफिज।